हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाले हैं क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th केमिस्ट्री के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो हम आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम देखते हैं। चलिए सीधा अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। यह प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। तो ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस बार की बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लिखना है आपको राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यह है राउल्ट का नियम। अब आपको मैथमेटिकली यानी गणितीय रूप में कैसे लिखना है, तो P ऋण PS बटा P बराबर N1 बटा N1 प्लस N2, जहाँ पर P तथा PS क्रमशः विलायक तथा विलयन के क्या है, वाष्प दाब हैं, और N1 और N2 क्रमशः क्या है, विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। तो इस तरीके से आपको लिखना है राउल्ट का नियम कि किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। इस तरीके से आपको मैथमेटिकली जो है वो लिख देना है। तो ये तो आपका हो गया वाष्प दाब का अवनमन नियम। अब हम बढ़ते हैं इसके कौन कौन से लिमिट्स यानी सीमाएं हैं। तो आपको डालनी है लिमिट्स। यहाँ पे ब्लैक पेन से डालना है, रेड पेन का यूज नहीं करना है आपको। तो लिखना है राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, ये इनके सीमाएं हैं। ठीक है, तो सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपको लिखना है। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। और तीसरा सीमा क्या है कि वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो ये तो तीन हो गई सीमा इनकी। पहला राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है और सांद्र विलयन पर नहीं लागू होता है, यानी सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। और तीसरा ये है कि वैद्युत अपघट्यों के विलयन पर राउल्ट का नियम लागू जो है वो नहीं होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको किस तरीके से लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है कि जो पदार्थ विलयनों से संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन जो है वो नहीं करते हैं। तो ये भी आपको लिख देना है इस तरीके से। और अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का जो प्रथम नियम है वो लिखिए। ये प्रश्न जो है पूछता है, तो इसको आपको जो है वो कैसे लिखना है। तो आपको लिखना है कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा यानी कुल आवेश मात्रा, ब्रैकेट में आपको कुल आवेश डालना है, के समानुपाती होता। तो ये है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। इस तरीके से आपको जो लिखना है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या है। तो ये तो प्रथम नियम मैंने बताया, अब बारी आती है द्वितीय नियम की। द्वितीय नियम भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लिखना है कि इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है। और मैथमेटिकली आपको इस तरीके से लिख देना, W1 समानुपाती होता है E1 के और W2 समानुपाती होता है E2 के। या इसको ऐसे आपको लिख देना है कि W1 बटा E1 बराबर W2 बटा E2 बराबर W3 बटा E3। तो ये है फैराडे का विद्युत अपघटन का दूसरा नियम कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है। और इधर मैंने बताया आपको प्रथम। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों एक फैराडे का प्रथम विद्युत अपघटन का नियम और फैराडे का विद्युत अपघटन का जो द्वितीय नियम है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आपको तैयार कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा संक्षेप में समझाएं। तो विद्युत लेपन क्या है, तो इसको देख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको लिखना है कि विद्युत अपघटन द्वारा कम सक्रिय धातु की कलई अधिक सक्रिय धातु पर चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। धातुओं की होने वाली अवांछनीय संक्षारण क्रिया को विद्युत लेपन द्वारा रोका जाता है। अब उदाहरण देना है आपको कि लोहे की चादर पर जिंक या टिन का लेप किया जाता है क्योंकि जिंक या टिन की सक्रियता लोहे से कम है। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि विद्युत अपघटन द्वारा कम सक्रिय धातु की कलई अधिक सक्रिय धातु पर जो है वो चढ़ाई जाती है और इसी प्रक्रिया को हम विद्युत लेपन कहते हैं। उदाहरण भी आपको इस तरीके से दे देना है। ये उदाहरण है कि लोहे की चादर पर जिंक या टिन का लेप किया जाता है क्योंकि जिंक या टिन की सक्रियता लोहे से कम है। तो इस तरीके से अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, निर्नष्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। चलिए कैसे आपको लिखना है इस प्रश्न को, तो लिखना है कि किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी E0 कहते हैं। अब देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी E0 और इलेक्ट्रोड विभव यानी E में क्या संबंध होता है। तो इस तरीके से लिखना है कि माना एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया इस प्रकार है कि Mn+ है धन E- मतलब N E इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसमें रिएक्शन किया तो एक धातु बनता है। तो इस तरीके से ये आपको लिख देना है इस अभिक्रिया को। उसके बाद आपको कैसे लिखना है, उसके बाद लिखना है कि निर्नष्ट के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड M या Mn+ के विभव E और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता M⁴n+ में निम्नलिखित संबंध होता है। तो E बराबर E0 ऋण 2.303 RT/NF log 10⁻1 सांद्रता यानी Mn+, ये वाला आपको लिख देना है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, नरनष्ट समीकरण। तो यही है नरनष्ट समीकरण यानी इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में जो संबंध है ये वाला संबंध, इसी को हम क्या कहते हैं, नरनष्ट समीकरण कहते हैं। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। जहाँ E0 क्या है, धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव वोल्ट में है। R क्या है, गैस नियतांक है, इसका मान कितना होता है 8.312 जूल और ये पूरा आपको यूनिट आगे लिख देना है। और उसके बाद में लिखना है T क्या है, यहाँ पर T जो है वो परम ताप है किसमें, केल्विन में। F क्या है, फैराडे नियतांक है, ये इसकी वैल्यू आपको लिख देना है। F बराबर कितना होता है 96,485 या कहीं कहीं 96,500 भी यूज किया जाता है। तो ये चीज़ आपको लिख देना है, ये पूरी यूनिट आगे आपको लिख देना। उसके बाद लिखना है N अभिक्रिया में भाग लेने, जो N है वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या तथा ये क्या है, इस सांद्रता को डिनोट करता है M⁴n+। ये क्या है, इस सांद्रता विलयन में धातु आयनों की सक्रियता अथवा मोल प्रति लीटर में व्यक्त सांद्रता है। तो ये सारा चीज़ भी आपको बता देना कि R क्या है और यहाँ पे E0 क्या है, E क्या है और ये सांद्रता का जो टर्म है वो है, F क्या है, फैराडे कांस्टेंट है। तो ये सारा कुछ आपको बता देना है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है कि प्रबल तथा दुर्बल अपघट्यों को उदाहरण द्वारा समझाएं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है, तो वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयनों में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन से लिखना है, जैसे NaCl है, KCl है, HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, KCl है, NaCl है, NaOH, KOH आदि। तो इस तरीके से ये प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, दुर्बल वाला भी देख लेते हैं। और इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, आपने ब्लैक स्केच से, ब्लैक पेन से डालना है, रेड पेन का यूज नहीं करना है। तो लिखना है आपको कि वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में बहुत कम आयनन होता है, यहाँ तक कि अत्यधिक तन्यता पर भी पूर्णतः आयनन नहीं होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे कि CH3COOH हो गया, NH4OH हो गया, H2CO3 हो गया, H3BO3 हो गया और HCN आदि। तो ये सब क्या हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं। तो ये आपको लिख देना है इस तरीके से। मैंने उधर प्रबल बता दिया, तो इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू नोट कर लेना है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और अगला सवाल जो कि तो पूछा ही जाता है ये प्रश्न जो है बोर्ड में, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा रासायनिक श्रेणी से, वैद्युत रासायनिक श्रेणी से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको देखते हैं आपको कैसे लिखना है।
ये कई बार रिपीट हुआ सवाल है। तो कैसे आपको लिखना है, तो विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको लिख देना है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि धातु तथा धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब देख लेते हैं इसके लक्षण कौन कौन से हैं। ठीक, सिग्निफिकेंस अंग्रेजी में पुकारते हैं इसको, बोलते हैं। तो श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता बढ़ती है, ये आपको लिख देना है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। और उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है कि हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है वो देते हैं, ये चीज़ लिख देना है। और उसके बाद आपको लिखना है चौथा पॉइंट, वो ये है कि जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है, अपचयन विभव। और जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वह प्रबल क्या होता है, अपचायक होता है। ये क्या, प्रबल आक्सीकारक होता है। ठीक, प्रबल क्या होता है, आक्सीकारक होता है। एक क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। और श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को क्या करता है, उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो ये मेन इसके जो गुण यानी जो लक्षण थे वो मैंने आपको बताया कि एक तो ये है जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है, और जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतना ही क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। और श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्षण है इसका। अब देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी उपयोगिता है। तो आपको डालनी है उपयोग। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के दो उपयोग जो हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, एक पहला ये है कि किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में, और दूसरा है धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो आपको इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है, इसको छोड़ना ही नहीं, मिस नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न ये है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित अपक्रिया की कोटि और वेग स्थानांक की इकाई लिखे। तो जब H2Cl2 क्रिया करता है तो 2HCl बनता है। तो ये आपको बिल्कुल रट लेना है ये सवाल को। तो ये जो अपक्रिया होती है कहाँ, ये अपक्रिया कोटि क्या होती है, शून्य इस दशा में, तथा वेग स्थानांक की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो ये थे 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न केमिस्ट्री के। तो इनको आपको अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम से पहले नोट कर लेना है और तैयार कर लेना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।